सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम आपको बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पेपर नंबर प्रथम का दिल्ली सल्तनत काल का अध्ययन जो कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले हमारा गुलाम वंश, जिसको हमने कुछ हद तक पढ़ भी लिया है, उसी गुलाम वंश में अब आज जिसका अध्ययन करेंगे वो है बलवन। क्योंकि हमने गुलाम वंश को 1206 से और 1290 तक का बताया है और इसमें जो शासक थे उनमें से हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया। ऐबक ये प्रथम संस्थापक थे इस वंश के। यही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इन्होंने की थी। उसके बाद दूसरे इल्तुतमिश थे। हालांकि आराम शाह का नाम आता है, लेकिन उनका नाम खाली वैसे ही है, शासन के रूप में नहीं है, इसलिए इनके पुत्र होने के कारण इनको भी कई इतिहासकार मानते हैं। लेकिन कड़ी के रूप में अगर इतिहास में समय के जोड़ते हैं तो इल्तुतमिश का नाम आता है। और इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारी अर्थात उसके तीसरे नंबर पे, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें 5 शासक जो बनेंगे, 5 शासक या सुल्तान, ये सब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी यानी पुत्रों के रूप में या पुत्री के रूप में रहेंगे, जिनमें जो नाम है वो आपको लिखवा दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। उन्हीं कड़ी में जैसे अगर नाम की बात करें तो सबसे पहला जो था वो था इसमें निरुक्कुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 में किसकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, क्योंकि इनका टाइम भी अगर आप दोबारा लिखें तो 1206 से 1210, 1206 से 1210, ये 1211 में ही है, थोड़ा सा समय है इसका। और ये इल्तुतमिश का 1211 से लेकर 1236 तक का इसका समय माना गया है। और उसके बाद अब शासकों की बात करते हैं तो उसमें लंबा समय जो चलेगा, कहाँ तक का, 1266 तक का जो समय चलेगा, उसमें इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी अर्थात उसके पुत्र या पुत्रियों का स्थान रहेगा। जिसमें सबसे पहला 5 में से प्रथम जो है वो कौन है, निरुक्कुद्दीन फिरोज शाह। निरुक्कुद्दीन फिरोज शाह, दीन फिरोज शाह, ये है जो है, इसका टाइम 1236 ही रहेगा, क्योंकि इसने कुछ महीनों तक ही शासन किया था, ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाया, इसलिए इसका समय कम है। तो निरुक्कुद्दीन फिरोज शाह जो कि रजिया से छोटा था, लेकिन उत्तराधिकार के नियम निश्चित न होने के कारण इल्तुतमिश तो बनाना चाहता था रजिया को उत्तराधिकारी, लेकिन इसे उत्तराधिकारी बना दिया गया। क्योंकि रजिया एक महिला थी, इसीलिए सरदार जो थे तुर्की सरदार, उनके दबाव के कारण उन्होंने निरुक्कुद्दीन फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी माना। उसके बाद रजिया सुल्तान, जिसने पहली शासिका के रूप में शासन किया, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइमिंग रहेगा 1236 से लेकर 1240, क्योंकि इनका जो टाइम है वो 4 वर्ष का है, लेकिन अच्छा पीरियड माना गया है इतिहास में शासक की दृष्टि से। ठीक है। तीसरा जो रहेगा वो इन्हीं के परिवार से है और उत्तराधिकारी के रूप में इल्तुतमिश के ही है, जो कि रजिया को हटाकर षड्यंत्र पूर्वक और उसे शासक बनाया गया। उसका नाम था बैराम शाह। बैराम शाह, और इनका टाइम रहेगा 1240 से 42, 1242 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। नंबर 4 पे रहेगा, क्योंकि इसी कड़ी में शासक बढ़ते जाएंगे, वंश भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन समय के अनुसार ज़्यादा शासन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगला है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये जो है इसका टाइम 1242 से 46, 1246 तक रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह शासक रहा। काश इसका भी विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा। तब फिर दरबार में गुटबंदियों के फलस्वरूप अगला शासक जो बना वो बना नासुरुद्दीन मोहम्मद, जो 46 से 66 तक रहा।
क्योंकि कहते हैं कि लगभग इसने 20 साल शासन किया, तो किस रूप में किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन, ये याद रखने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोहम्मद। और नासिरुद्दीन मोहम्मद का टाइम जो है 1246 से 1266 यानी 66 तक रहा, लगभग 20 वर्ष रहा। अभी ये थोड़ा मानने में अजीब सा लगता है कि इसी के परिवार के अन्य लोगों ने 2-2, 4 साल, 5 साल और इतना शासन किया, और इसने 20 वर्ष शासन किया, तो किस रूप में किया? तो यहाँ पर कहा जाता है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था वो अपने विवेक से शासन न करके उसके प्रधानमंत्री जो था इसका, जिसको हम वजीर भी कह सकते हैं, उस प्रधानमंत्री या वजीर के द्वारा शासन का संचालन किया गया था। दोनों नाम उस समय एक काल में दिए जाते थे, क्योंकि वजीर को प्रधानमंत्री का ओहदा या पद दिया गया था। और उसमें कौन था उसका प्रधानमंत्री या वजीर? बलवन था। कौन था? बलवन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्री क्लास का व्यू है, जिसको हमने पढ़ लिया है गुलाम वंश के रूप में। आज उसी गुलाम वंश की कड़ी के रूप में आगे शासकों में महत्वपूर्ण शासक बलवन को देखेंगे, क्योंकि होने को तो इस राजवंश में शासक 8-9 है, लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण रूप से नंबर 1, नंबर 2 इल्तुतमिश, 2, नंबर 3 रजिया, और नंबर 4 पे जिसको गिनेंगे वो कौन रहेगा? बलवन रहेगा। इसीलिए 9-10 में से मात्र 4 शासक जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी छवि और अपना कार्यों के आधार पर अपना अमूल्य योगदान इस वंश में दिया। ठीक है, तो अब लेते हैं हम शुरुआत इसमें बलवन की। बलवन का शासनकाल को 1266 से 1287 तक हम देंगे टाइम। इस समय के दौरान बलवन ने क्या कार्य किए, उससे पहले उनका पढ़ेंगे जीवन परिचय। अर्थात ये कौन थे, क्या थे, तो सुने ध्यान से। कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय ही बलवन वास्तविक शासक के रूप में था, क्योंकि नाम मात्र का शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। और जब बलवन प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, उस समय उसने लगातार 20 वर्ष में मात्र 1 वर्ष को छोड़कर, जिस समय थोड़ा ये पद से अपदस्थ रहा, जिसमें माना जाता है समय 53 से लेकर 54 का, 1253 से 54 के बीच में उसे पद से हटा दिया गया था। बाकी लगातार वह बलवन इसमें सेवाएं देता रहा। और लास्ट में जब नासिरुद्दीन की तबीयत या अचानक जब वो बीमार पड़ा, तब लगातार वो बीमार होता ही गया, और जब उसकी मृत्यु 1266 में हो गई, तब बलवन ने अपने आप को धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाते हुए, जो कि नासिरुद्दीन का ससुर था, अपनी पुत्री का विवाह बलवन ने नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था, इसीलिए उत्तराधिकारी के रूप में भी उसे ही नियुक्त कर दिया गया। कई बार पूछ लेते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद बलवन का क्या था, तो आप बता सकते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जो था उसको बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, इसलिए ससुर था ये। बलवन किसका ससुर था? नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है, तो शासक बनते ही इसने किस प्रकार अपने कार्य करने शुरू किए वो हम इसमें पढ़ेंगे कार्यों के रूप में, समस्याओं के रूप में, लेकिन पहले परिचय के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि बलवन का जन्म तुर्किस्तान के इलबरी, वही इल्तुतमिश की तरह, इल्तुतमिश का जन्म भी इलबरी वंश में था, उसी प्रकार इसका जन्म भी तुर्किस्तान में इलबरी जाति की एक शाखा में यहाँ एक सरदार के हुआ। उसके पिता 10,000 परिवारों के खान थे। खान एक उपाधि दी जाती थी जिसमें 10,000 परिवारों के वो खान थे, परंतु किशोर अवस्था में ही वह मंगोलों के हाथ में लग गया। जब भी तो इस वंश का नाम गुलाम है, क्योंकि जितने भी शासक इसमें रहेंगे वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं गुलाम रहेंगे, अर्थात एक दूसरे के द्वारा खरीदे गए होंगे। जैसे गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गौरी ने इसको खरीदा था। किसने? गौरी ने। किसको? कुतुबुद्दीन को। और फिर कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को, और ये इसके परिवार है ही। और परिवार के बाद इल्तुतमिश ने किसको खरीदा? बलवन को। इल्तुतमिश ने किसको खरीदा? बलवन को। तो इस तरह से देखिए, कहा जाता है कि जब वह मंगोलों के हाथ लगा, वहीं एक दास के रूप में उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन को भेज दिया गया, और वहाँ से 1232 में ख्वाजा जब दिल्ली आया, उसी समय इल्तुतमिश ने बलवन को खरीद लिया। यानी 1232 में बलवन को किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने। तो याद रहे, इल्तुतमिश का क्या हो गया? ये गुलाम। कौन? बलवन। इसीलिए इस वंश का पीरियड पूरा गुलाम वंश के रूप में माना गया है। 1232 में खरीदा किसने? इल्तुतमिश ने। किसको खरीदा? बलवन को। ठीक है।
इल्तुतमिश ने बलवन को खरीदने के बाद उसकी योग्यता और स्वामी भक्ति से आकर्षित होकर उसे अपने चालीसा गुट में सम्मिलित कर लिया। क्योंकि हमने पढ़ लिया है इल्तुतमिश के कार्य, इल्तुतमिश के कार्यों में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य था चालीसा गुट। कौन सा था? चालीसा गुट, चालीसा मंडल भी कहते हैं इसे। इस चालीसा गुट में उसने बलवन को जगह दी थी। बलवन इस गुट में सदस्य था। तो याद रहे आपको कि बलवन किसका सदस्य था? चालीसा गुट का सदस्य था। किस समय? जिस समय इल्तुतमिश ने इसको बनाया। ठीक है, आगे देखिए। कहा जाता है कि रजिया के शासनकाल में बैराम शाह को शासक बनाना और रजिया को षड्यंत्र पूर्वक पद से मुक्त करने की योजना में भी इसी बलवन का हाथ था। तो एक पॉइंट ये भी है कि जिस समय रजिया सुल्तान थी, शासिका थी, उसको हटाने, यानी इसको हटाने और इसको बनाने, किसको? बैराम शाह को बनाने में भूमिका किसकी थी? किसकी भूमिका थी? बलवन की भूमिका थी। तो ये भी याद रहे आपको कि बलवन वही था जिसने उत्तराधिकारियों के रूप में किसके? इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को बनाने और हटाने का कार्य किया, जिसमें रजिया को हटाया और बैराम शाह को शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में नियुक्त किया। इसलिए कहा जाता है कि वह शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। इसीलिए नासरुद्दीन के शासनकाल में भी उसने लगातार 20 वर्षों तक अपनी सेवाओं के द्वारा नासरुद्दीन का मनोबल और उसके कार्यों के आधार पर उसकी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया और अपने शासन को अपने अनुसार उसने संचालित किया। जैसे ही नासरुद्दीन की मृत्यु हुई उसके बाद बलवन शासक बन गया और उसने किसकी उपाधि ली? गयासुद्दीन की उपाधि। कई बार पूछ लेते हैं उपाधि किसकी ली, तो उपाधि किसकी ली थी? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, बलवन ने गयासुद्दीन की उपाधि ली थी। कब? जब नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई और बस क्या बन गया? सुल्तान बन गया, अर्थात दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद। तो ये इसका सामान्य परिचय था। अब है बलवन की समस्याएं। परिचय कंप्लीट है, जिसमें कौन था, क्या था और किस प्रकार शासक बना, वो कंप्लीट हो गया है। अब है बलवन की प्रारंभिक समस्याएं या प्रमुख समस्याएं। बलवन को समस्याएं कौन कौन सी थी? तो देखिए बलवन के सामने समस्याएं कौन कौन सी थी, क्योंकि जब भी कोई शासक बनते हैं जाहिर सी बात है उनके सामने समस्याएं होगी। तो बलवन के सामने भी समस्याएं थी। अब उसमें समस्याएं कौन सी थी? पहली समस्या, सर्वप्रथम दिल्ली के आर्थिक ढांचे जो कि लड़खड़ा रहा था उसको मजबूत करना, अर्थात उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना। दूसरा, चालीसा गुट की शक्ति का अंत करना, क्योंकि इल्तुतमिश के विरोध में इसने चालीसा गुट को क्या किया? समाप्त कर दिया। इसलिए चालीसा गुट को समाप्त करना अर्थात उसकी शक्ति का अंत करना। तीसरा, मेवातियों और दोआब के राजपूतों की समस्या का समाधान करना, क्योंकि यहाँ से बार बार लूटपाट की जाती थी। दोआब उपजाऊ भूमि थी, इसलिए यहाँ राजपूतों का शासन था और मेवाती जो थे वो भी लूटपाट किया करते थे। इसलिए इस समस्या को भी इसने हल करने का प्रयास किया। चौथा, राजपूताना, बुंदेलखंड आदि में राजपूत शक्ति को क्या करना? कमज़ोर करना। ये भी इसकी नीति रही कि राजपूताना में और बुंदेलखंड में जो राजपूत है उनके शासन को क्या करना? कमज़ोर करना। उसके बाद मंगोलों के निरंतर आक्रमण से पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा करना। ये महत्वपूर्ण कार्य था। पश्चिमोत्तर की सीमा, क्योंकि भारत का जो नक्शा देखते हैं उस नक्शे के अनुसार हम देखें तो ये पश्चिम का हिस्सा है, ये पूर्व है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहाँ तक ये सीमा जो है खुली हुई, इसको पश्चिमोत्तर सीमा कहते हैं। उत्तर सीमा, इस पश्चिमोत्तर सीमा जो है, यहाँ इस सीमा में अधिकतर विदेशी या भारी जातियाँ इसमें अंदर प्रवेश करती थी। तो इस सीमा को सुरक्षित करने का इसने कार्य किया। ठीक है। छठा, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना। यह महत्वपूर्ण कार्य भी था इसका और समस्या के समाधान के रूप में भी था कि इसने सुल्तान का जो पद है उस पद की गरिमा को, पद किसका? सुल्तान का। सुल्तान कौन लगाते थे? सल्तनत काल के शासक अपने नाम को सुल्तान के नाम से संबोधित करते थे। तो सुल्तान की पद और गरिमा जो थी उस गरिमा को व्यवस्थित करना, उसका मान बढ़ाना, क्योंकि कहा जाता है कि बीच में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा थोड़ी कमज़ोर हो गई थी इस उत्तराधिकारी काल में। इसलिए पुनः वापस से उसने पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए या पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए बलवन ने जो कार्य किया वो महत्वपूर्ण रूप से देखे जाएंगे, जो उसके कार्यों में माना जाएगा। तो अब पढ़ते हैं उसी पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बलवन ने क्या किया। तो बलवन के कार्य आ जाते हैं। कार्य कह दें चाहे सिद्धांत कह दें। तीसरा पॉइंट, दूसरा कंप्लीट है, तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, बलवन के सिद्धांत या कार्य। तो बलवन ने एक सिद्धांत दिया है जो कार्य के रूप में भी माना जाता है और सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा या गरिमा को उठाने के लिए भी माना गया। वो है बलवन का राजत्व सिद्धांत। क्या है ये बलवन का? बलवन का राजत्व सिद्धांत।
सिद्धांत। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा सिद्धांत है ये? राजत्व सिद्धांत। ये बलवन का राजत्व सिद्धांत है, जिसमें राजा के जो नियम होने चाहिए, राजा को उन नियमों के अनुसार जो पालना करनी चाहिए वो इसमें बताए गए हैं। तो राजत्व सिद्धांत के नियम हम पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज बताऊंगा, क्योंकि राजत्व सिद्धांत में नियम है और उन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। तो उस नियमों को ही हम क्या कहते हैं? बलवन का राजत्व का सिद्धांत। तो ये महत्वपूर्ण भी है, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे इल्तुतमिश में बनता है चालीसा गुट क्या है और किसने इसकी स्थापना की, तो हम इल्तुतमिश को लेंगे उसमें। और यहाँ पूछ लिया जाए कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया या राजत्व के नियम किसने लागू किए, तो बलवन ने। और उसमें क्या थे, तो देखिए राजत्व के सिद्धांत या नियम मुख्यतः 10-12 थे, लेकिन आप पॉइंटों में याद रखेंगे तो इजी में याद हो जाएंगे। पहला है सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, अर्थात बलवन ये मानता था कि सुल्तान किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। तो अपने आप को क्या भी मानता था? ईश्वर का भेजा हुआ दूत मानता था। इसलिए ईश्वर के बाद नंबर 2 पे अपने आप को शासक के रूप में मानता था, फिर प्रजा की वो सेवा करना चाहता था। तो पहला हो गया सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा, सुल्तान के अधिकार असीमित है, अर्थात वो सुल्तान के अधिकारों को असीमित मानता है। तीसरा, ताज को गौरवमयी होना चाहिए, ताज यानी मुकुट, और जब सुल्तान मुकुट पहनता है तो उसको क्या होना चाहिए? गौरवपूर्ण, गौरवमयी होना चाहिए। चौथा, सुल्तान को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति क्या रहना चाहिए? सजग और सतर्क रहना चाहिए। तो चौथा सिद्धांत का नियम यह हो गया। पांचवां, जरूरत होने पर रक्त और लोह की नीति का अनुसरण भी करना चाहिए। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि बलवन ने कौन सी नीति का अनुसरण किया, तो याद रहे आपको बलवन की नीति रक्त और लोह की थी। रक्त एवं लोह यानी जो इटली में नीति लागू की गई थी वही नीति यहाँ पर बलवन ने लागू की, रक्त और लोह की नीति। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार रहे। इसी नीति को हम रक्त और लोह की नीति कहते हैं। जरूरत होने पर रक्त और लोहे की नीति को अपनाना चाहिए, ये बलवन का 5वां सिद्धांत था। छठा, सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन देना। सातवां, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, एक शासक और सुल्तान होने के नाते न्याय को निष्पक्षता के साथ लागू करना। राजनीति को धर्म से अलग रखना, यह भी एक महत्वपूर्ण नियम था जो इसमें था सिद्धांत का। अगला है राजनीति को धर्म से अलग रखने के साथ अगला है काफिरों का उन्मूलन करना और धर्म का प्रचार करना। काफिर कौन है? जो उसके धर्म को नहीं मानते, जो उसके विरोधी है, उनका उन्मूलन करना और अपने धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रसार करना। स्वयं के चरित्र को शुद्ध करना, ये बहुत अच्छा नियम है कि शासक को अपने चरित्र को क्या रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। इसलिए ही तो बलवन का ये राजत्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण बन जाता है कि उसने स्वयं के लिए भी नियम लागू किए कि स्वयं के चरित्र को क्या करना? शुद्ध करना। और 11वां है जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, अर्थात प्रजापालक के लिए हमेशा तत्पर रहना। और 12वां है उच्च वंशीय लोगों को प्रशासनिक पदों के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रदान करना। ये इसका नियम था कि वह उच्च वंशीय लोगों को ही प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देना चाहता था। अर्थात वह किसका समर्थक था? उच्च वर्ग का समर्थक था, उच्च वंश का समर्थक था कि उच्च वंश के लोगों को प्रशासनिक उच्च पदों पर क्या दी जानी चाहिए? नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो ये 12 प्रकार के नियम जो थे ये राजत्व के सिद्धांत के नियम थे। तो ये सिद्धांत भी हो गया और इसमें कार्य के रूप में भी हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं? राजत्व सिद्धांत के नियम। तो ये 12 नियम है, इनको आपको PDF के माध्यम से भेज दिया गया है, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए बलवन के कार्य। बताया मैंने सिद्धांत के साथ साथ कार्य भी है। तो कार्य में क्या किया इसने? केंद्रीय शासन को सुदृढ़ किया। केंद्रीय क्योंकि आपको मालूम है सेंटर शासन जो था, जिसको हम कह सकते हैं सुल्तान से शासन की शुरुआत होती थी, उस केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए उसने जो कार्य किए उनमें देखिए क्या किया। शासन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उसने समझ शक्ति अपने हाथ में रखी, अर्थात शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में थी। अर्थात उसने अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए अंतिम सर्वसर्वा के रूप में शासक या सुल्तान बना। और उसके बाद केंद्रीय शासन के रूप में उसने विभागों को क्या किया? मंत्रियों के रूप में बांट दिया। अलग अलग विभाग को, अलग अलग मंत्रियों को डिवाइड कर दिया। जो जिस विभाग का उसके अनुसार उस मंत्री को उसका विभाग सौंप दिया, जिससे शासन को सुव्यवस्थित चलाया जा सके। और इसी आधार पर उसने प्रांतीय शासन की व्यवस्था को संचालित किया, क्योंकि शासन को विधिवत रूप से चलाने के लिए उसने पहले केंद्रीय शासन के रूप में पहला भाग शासन का, क्योंकि शासन संचालन अपने आप में शासक की गतिविधि का उल्लेख करती है, इसलिए शासन संचालन। तो बलवन ने शासन संचालन के लिए पहला केंद्रीय शासन में मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांटकर शासन का संचालन किया। दूसरा प्रांतीय शासन, प्रांतीय, इस प्रांतीय शासन में प्रांतपति के रूप में किसी उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते हुए उसके सहायक
मंत्रियों की नियुक्ति करते हुए वहाँ पर शासन का संचालन किया। इसीलिए इसने केंद्रीय और प्रांतीय शासन की व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए विशेष ठोस कदम उठाए और बलवन ने शासन की गरिमा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य किया। जैसे कौन कौन से कार्य किए? बलवन के कार्यों में विशेष कार्य माने जाते हैं जो शासन को मजबूत करने में आते हैं। किसको आते हैं? शासन व्यवस्था को मजबूत करने में। ठीक है जी, शासन व्यवस्था को मजबूत करने में कौन कौन से कार्य हैं? इसमें आता है पहला सैनिक व्यवस्था या सेना का पुनर्गठन। पहला कार्य कौन सा किया? सैनिक व्यवस्था या सेना का पुनर्गठन करना। दूसरा न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना। तीसरा राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मजबूती से उभारना। राज्य की वित्तीय व्यवस्था को क्या करना? मजबूती से उभारना, क्योंकि वित्तीय अर्थव्यवस्था अगर मजबूत रहेगी तो शासन का संचालन विधिवत रूप से किया जा सकता है। उसके बाद तुर्क अमीरों का दमन करना, जो तुर्की उसके विरोधी थे उनका क्या करना? दमन करना। राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बंगाल की समस्या और तुर्गिल के विद्रोह को भी दमन करना, और साथ ही साथ उसने मंगोल संकट और सीमांत नीति का भी अनुसरण किया। तो ये उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि बलवन ने कौन कौन से कार्य किए? सैनिक या सेना का पुनर्गठन, दूसरा न्याय व्यवस्था में सुधार, तीसरा न्याय के साथ साथ राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मजबूती से उभारना, चौथा तुर्की अमीरों का दमन करना जो उसके विरोधी थे, पांचवा बंगाल की समस्या का हल और तुर्कों के विद्रोह का अर्थात तुर्किल विद्रोह का दमन, और अगला लास्ट पॉइंट है मंगोल संकट और सीमांत नीति को लागू करना, अर्थात मंगोलों के संकट से उभारने के लिए उसने सीमांत नीति, जिसको हम कहते हैं उत्तरी पश्चिमी नीति के आधार पर वहाँ पर अपनी व्यवस्था की। अब आता है बलवन का चरित्र मूल्यांकन और उसकी मृत्यु। क्योंकि इसने इतने लंबे समय शासन किया तो जाहिर सी बात है इसके चरित्र के बारे को भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि बलवन के चरित्र के बारे में वह एक सफल और महान सुल्तान था। उसकी योग्यता और प्रतिभा और कूटनीतिक दक्षता के कारण ही वह सफल सुल्तानों की श्रेणी में आ पाया। बिल्कुल सही बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया अपनी योग्यता से और उसके बाद फिर बलवन इस श्रेणी में पहुंच पाया। ठीक है, आगे है इसीलिए इतिहास में गुलाम वंश का सुदृढ़ीकरण करने वाला वह अंतिम शासक माना गया है। देखो इन तीन शासकों को विशेष मानते हैं, चौथा अलग नाम से पुकारा जाएगा। बाकी पहला है संस्थापक। संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऐबक, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक, अगर ये वास्तविक और जोड़ दूं तो कौन था? इल्तुतमिश। सही ढंग से उसकी नींव जो स्थापित की वो इल्तुतमिश ने की। और पहली महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान को जानते ही जानते हैं। ठीक है, और फिर अंतिम सुदृढ़ीकरण या मजबूती देने के लिए जो था सुदृढ़ीकरण, क्योंकि हमने पढ़ा सुदृढ़ीकरण दिल्ली सल्तनत काल का सुदृढ़ीकरण, क्योंकि हमने यहाँ नाम लिखा है कि दिल्ली काल का जो है सुदृढ़ीकरण सल्तनत काल का वो किसके समय हुआ? यहाँ पर गुलाम वंश में बलवन के समय हुआ। ठीक है, तो इसीलिए उसको अंतिम शासक माना गया है, क्योंकि इसके बाद इसके भी उत्तराधिकारी ज़्यादा योग्य नहीं होंगे जो मात्र 3 साल शासन को चला पाएंगे। अब है बलवन की मृत्यु। बलवन की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई और अकाल उसकी मृत्यु हुई। और उसके पुत्रों में शाहजादा मोहम्मद जो कि खुसरो के नाम से सिंहासन पर बैठा, जो 1283 में बैठा, लेकिन लंबे समय तक नहीं शासन करके वह कुछ समय तक ही शासन कर पाया। और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में बलवन के बड़े पुत्र के लड़के खुसरो को जब उत्तराधिकारी बनाया गया तब अमीरों ने उसके छोटे पुत्र बुगरा खां के लड़के केकुबाद को सिंहासन पर बिठा दिया। यानी इधर ये खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, खुसरो के बाद केकुबाद, इसको ये बुगरा खां का पुत्र था, इसको शासक बनाया गया। तो 87 में ही खुसरो है और उसी के समय में केकुबाद है। और केकुबाद सुल्तान बनने के बाद अपने दादा की तरह कठोर अनुशासन में शासन चलाने लगा, परंतु दिल्ली की महत्वाकांक्षी अमीरों ने उसकी सारी शक्ति को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया और उसमें वह सुल्तान सफल नहीं हो पाया। और अनुभवहीन होने के कारण वह शासन को विधिवत रूप से नहीं चला पाया। और ये भी माना जाता है कि वह दरबार में ऐशो आराम, जिसे सुरा और सुंदरी कहा जाता है और भोग विलास कहा जाता है, उसमें डूबने लगा। और उसी के कारण
दिल्ली की ओर अन्य सेनाएं बढ़ने लगी और कहा जाता है कि सुल्तान केकुबाद को सिंहासन या गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और केकुबाद को धीरे धीरे सुल्तान के पद से हटाकर वहाँ षड्यंत्र का जो आरंभ किया वो था कौन? खिलजी, जिसका नाम था जलालुद्दीन। याद रहे आप कि बलवन को उत्तराधिकारियों में जिसने हटाया केकुबाद को वो कौन था? तो जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, अर्थात तुर्की सेना में खिलजी सरदार भी था और ये बलवन के समय से ही था। इसने मौके का फ़ायदा उठाया और बलवन के पोते केकुबाद, जिसे क्यूमर्स भी कहा जाता है, उसकी स्थिति को कमज़ोर देखकर उसके ऐशो आराम और राग विलास में डूबे रहने के कारण शासन की जब अव्यवस्था बढ़ने लगी तब उसी का फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन ने एक षड्यंत्र के माध्यम से केकुबाद को जेल में डाल दिया, अर्थात कारागाह में डाल दिया और उसके स्थान पर 3 जून 1290 को जो गैर तुर्की था, 3 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या कर लिया? सुल्तान स्वीकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि यहीं से गुलाम वंश का अंत हो गया और दिल्ली में दूसरे वंश के रूप में, जिसको संतलत काल कहते हैं, इस संतलत काल में कुल 5 वंश है जो 1206 से लेकर 1526 तक है। इन 5 वंशों में ये अब नंबर 2 का पढ़ेंगे हम, क्योंकि पहला था गुलाम वंश और अब द्वितीय जो होगा, द्वितीय वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा? खिलजी वंश। कौन सा वंश रहेगा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना कौन करेगा? जलालुद्दीन खिलजी। तो हम अगली क्लास में खिलजी वंश को पढ़ेंगे। खिलजी वंश के रूप में द्वितीय वंश रहेगा जो कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में या शासन में नंबर 2 पर माना गया है। तो इस प्रकार ये गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक और उसमें आज का महत्वपूर्ण दिल्ली को सुदृढ़ करने में बलवन के योगदान के साथ उसके उत्तराधिकारी, जिसमें केकुबाद, जिसे क्यूमर्स कहते हैं, या खुसरो, जो कि बड़े पुत्र का लड़का था, वो भी पोता था, और ये दूसरा पोता बुगरखा का पुत्र था जो लंबे समय न छोड़कर 3 साल तक शासन को चला पाया, 1287 से 1290 तक। तो ये आपका बलवन कंप्लीट, उसी के साथ उसके उत्तराधिकारी, और इस प्रकार हमारा प्रथम दिल्ली का सल्तनत काल का गुलाम वंश पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम खिलजी वंश को द्वितीय दिल्ली सल्तनत के शासन के रूप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।